यो गाइस, हाउ आर यू? सो माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिकल मेडिसिन चैनल पे। हाउ आर यू गाइस? क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? हाय। सो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। बेसिकली टॉपिक तो नहीं कहना चाहिए मुझे, एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ। सो टोटल 3 पोर्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिनके बारे में वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कैसे कवर अप करना है उसका वीडियो मैं बना चुका हूं। आप लोग जाके एक बार चैनल पे विजिट ज़रूर करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री, देखो जैसे ही मैंने टॉपिक लिखा ना फिजिकल केमिस्ट्री, मुझे पता था ज़्यादातर बच्चों की फटने लगती है फिजिकल केमिस्ट्री से, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होता है। जो बायो के बच्चे हों फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है उनको। क्या ये सच है क्या? क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो यस लिखो, गलत बोल रहा हूँ तो नो लिखो और चैट सेक्शन में लिख के बताओ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे कवर करें, किस तरह से स्कोर हाई कर सकते हो उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आज का लेक्चर अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये जो छोटा सा सेशन है, इट्स नॉट लेक्चर, सो आई थिंक आपको ज़्यादा आसानी होगी फिजिकल केमिस्ट्री को कवर अप करने में। तो आज के सेशन में आप लोगों को क्या बताऊंगा, पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक्चुअली 5 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से कवर कर सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको बुक्स बताऊंगा और मैं मेरी बुक दिखाऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। ओके, सो इन दैट केस इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट बुक यू कैन परचेज इट। आप उसको आसानी से खरीद सकते हो। सो शैल वी गो राइट नाउ, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे कवर करें? चलें शुरू करें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जवाब दे रहे हैं कि सर हमारी नहीं फटती है। बहुत अच्छी बात है। फिजिकल केमिस्ट्री से अगर आपकी नहीं फटती है तो दैट्स रियली कूल, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, है ना? और उसको कवर भी करना होता है। तो फटने फटाने की तो बात होनी नहीं चाहिए। अपन फट्टू नहीं है, सीधी सी बात है। अपन को सब अच्छा लगता है। सो दैट्स कॉल्ड द एटीट्यूड। सो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ अगर आप अभी देख रहे हैं इस सेशन को मेरे साथ लाइव, है ना, तो आपको एक बहुत ही छोटा फ्री का लेकिन प्यार भरा एक काम करना है। और वो क्या है? येस ऑफ कोर्स, वेदांतु के लिए, वेदांतु मेडिकल मेडिसिन टीम के लिए, टेक्निकल टीम के लिए, जस्ट लाइक इट राइट नाउ गाइस, बिकॉज आपका ये जो एक छोटा सा लाइक है ना, वो हमारे सीधे दिल को टच करता है और हम उतनी मेहनत आपके लिए हमेशा करते रहेंगे। सो हाउ इज़ माई वॉइस राइट नाउ? आई एम यूजिंग माई इल वॉइस। कैसा लग रहा है सुन के? अच्छा लग रहा है? हाँ, जुकाम हो रही है 3-4 दिन से, ऐसे एकदम नाक बंद पड़ा हुआ है। सो बहुत अच्छी बात है। हर कोई कह रहा है भैया हमारी नहीं फटती है। दैट्स रियली कूल, दैट्स कॉल्ड एन एटीट्यूड। बहुत अच्छी बात है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स फिजिकल केमिस्ट्री के, एक एक करके दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, साथ में ध्यान से इसको सुनिएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बुक बताऊंगा और उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। अगर आप अपना सवाल कुछ पूछना चाहते हैं देन यू कैन आस्क। और उसके बाद मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा और उसके बाद सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। सो चलिए, टिप नंबर 1, आर यू गाइज एक्साइटेड? आर यू गाइज रेडी? पहला टिप सुनना चाहते हैं क्या है? सो फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर 1 टिप जो मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिकली, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इररिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कहूँगा, चाहे आप फिजिकल कर रहे हो, इनऑर्गेनिक कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, बायो कर रहे हो, व्हाटएवर बी दैट, आप अपना सिलेबस डाउनलोड करो एनटीए की साइट से सबसे पहले। हमारे साथ सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग, है ना, बिना सिलेबस के देखे कि कोई टॉपिक है नहीं है। देखिए एक और बात बताता हूँ। बहुत सारे कोचिंग सेंटर है ना, अपना टेस्ट लेते हैं, ठीक है। कभी बार क्या होता है, टेस्ट से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे बच्चा डर जाता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और वो टेंशन में आके सोचता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, जबकि ये गलत है। वो टॉपिक ही नहीं है आपके। जब वो टॉपिक ही नहीं है तो अगर उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट आपसे नहीं हुआ तो भाड़ में जाए ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सा है, ज़रा ये भी सोचो। आपके लिए आपका नीट का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आपके ये कोचिंग के टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर उस फलानी कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले रखा है, उसमें एक क्वेश्चन आया है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन पहले तुम चेक कर लो कि एक क्वेश्चन का जो भी टॉपिक है वो तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है। बाद में खुद ही मैसेज करके बोलता है कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली बायो के बच्चों के साथ होता है, और वो सिलेबस में होता ही नहीं है। अब सिलेबस में होता ही नहीं है तो उसको करके क्या करोगे? सो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग सब ध्यान रखना कि हमें इररिलेवेंट टॉपिक नहीं करने। चाहे हमारे टेस्ट में आ रहे हो भाड़ में जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमारा नीट के एग्ज़ाम पे फोकस करना है। उस एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आ रहे हैं मैं उस पर फोकस करूँगा, उसी क्वेश्चन करूँगा, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं है।
सो पहला पॉइंट ये है कि इररिलेवेंट टॉपिक नहीं करने। इसके लिए आप एनटी की साइट पे जाओ, अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस डाउनलोड करो, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस भी ध्यान से देखो। अब दूसरे टिप पर आते हैं। दूसरा टिप बहुत ध्यान से सुनिएगा, टिप नंबर 2। देखिए टिप नंबर 2 क्या है। टिप नंबर 2 ये है कि आपके लिए आज के टाइम पे जिस तरह से एनटीए पेपर बना रहा है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को छोड़ के मत जाना। हर एक टॉपिक का सरफेस, एटलीस्ट हर एक चैप्टर का सरफेस आपका मतलब नॉलेज, सरफेस नॉलेज होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक है ना छोड़ के चले जाते हैं, है ना। सरफेस केमिस्ट्री बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, सच्ची बात बता रहा हूँ, सरफेस केमिस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले जाते हैं पता नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डर के मारे लास्ट वाला टॉपिक जो होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं पता नहीं, पता नहीं। सब मत करो। आपके लिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट सरफेस नॉलेज तो उस चैप्टर का होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया आप लोग क्या करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर स्पेशली फोकस करो, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बनाते हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री बनाने वाले जो टॉपिक है उनमें सबसे पहले नंबर आता है आपके मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है, द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट का। ज़्यादातर बच्चे उस पर्टिकुलर टॉपिक को छोटा सा समझते हैं, लेकिन वाकई वो टॉपिक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग कहता हूँ कि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक को अच्छे से करो। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भयंकर न्यूमेरिकल है, और यही टॉपिक आपको आपकी फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में देखने को मिलता है, सही है। सो ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत है। एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हो। तो आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके अलावा 12th स्टैंडर्ड में आए हम लोग, तो 12th स्टैंडर्ड में आपका एक तो टॉपिक है आपका सॉल्यूशन, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है उनको कवर अप करना मत भूलिए। उनके सभी वीडियो, टॉपिक के वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप एक बार जाके सर्च करो, आपको सारे टॉपिक, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप एक बार सर्च करो, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। बस सर्च तो आप ही को करना है। सो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर अप जरूर करिए, उन टॉपिक को लिखिए। जैसे 11th क्लास में 2 टॉपिक इनिशियली, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से ना एक टॉपिक जो वाकई में ना एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, हर बार जब क्वेश्चन आता है तो मज़ा आ जाता है, और वो है इक्विलिब्रियम। 11th क्लास का टॉपिक है। सो इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जो वाकई में जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, पहली बात तो, क्योंकि उसमें दो पोर्शन है। कौन कौन से? एक तो है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम से धांसू क्वेश्चन आते हैं, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। सो इक्विलिब्रियम चैप्टर मैं शुरू भी करने वाला हूँ बाय द वे। और दूसरी ये कि इक्विलिब्रियम के चैप्टर को आपको अच्छे से करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप स्कोर करना चाहते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ऐसे टॉपिक को अपना फेवरेट बनाओ, रादर कि उनसे डर के भाग जाओ। तो उनसे डर के नहीं भागना है अपने को, उनको अपना फेवरेट बनाना है। अगर कोई कहे फिजिकल केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है, कौन सा टॉपिक? मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छा लगता है, इक्विलिब्रियम अच्छा लगता है। अब अच्छा लगने से तो कुछ होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करें? सो मेरा सेकंड टिप क्या था कि आप लोग पूरे चैप्टर आपको करने हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक आपको करके जाना है। ये हार्ड है, ये इजी है करके छोड़ मत देना, ठीक है। तो सेकंड टिप हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड टिप। सब थर्ड टिप क्या है, जरा उस पर गौर करो। वी टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। क्या खास बात है फिजिकल केमिस्ट्री की जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से फिजिकल केमिस्ट्री को अलग बनाता है? दैट इज कैलकुलेशन पार्ट एंड यूनिट्स। बेसिकली सबसे ज़्यादा डर अगर हमको लगता है वो कैलकुलेशन से लगता है, सही है। और क्योंकि हम नीट और जे के एग्जाम में कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो कैलकुलेशन करें कैसे? ज़्यादातर बच्चों का इतना बुरा आदत पड़ा हुआ ना कैलकुलेटर का, कि बिना कैलकुलेटर से वो अगर बोले ना कि 15 × 2 कितना होता है, तो इतने गधे हैं कि 15 × 2 करने के लिए भी उनको कैलकुलेटर चाहिए। इतनी बुरी हालत पड़ रखी है। तो सबसे पहले तो आप अपने कैलकुलेटर को थोड़ा दूर रखो, ताकि आपका दिमाग चलना शुरू करे। आप अपने दिमाग को अपाहिज बना रहे हो अपने कैलकुलेटर और मोबाइल को साथ में रख के। समझ में आता है? 15 9 जा 16 4 जा, ये कैलकुलेशन तो आपके माइंड में होनी चाहिए।
अपने को, अपने माइंड को मजबूर करो ताकि वो कैलकुलेशंस खुद से करने की कोशिश करें, रादर कि हम अपनी डिपेंडेंसी बनाएं कैलकुलेटर के ऊपर। जाने दो ना, साइड में रखो। और अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? ज्यादातर कहते हैं कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं। कैलकुलेशन में गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। प्रैक्टिस करो। इफ यू प्रैक्टिस मोर, आपका जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। पर प्रैक्टिस तो करो ना बेटा, बैठ के प्रैक्टिस करो। कितने प्यार से बोल रहा हूँ आज अरविंद सर, देखो बिल्कुल मूड में एकदम बेटा बेटा करके बोल रहे हैं, तो कुछ खास तो होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जाके बैठ के कैलकुलेटर को दूर रखो, छोटी मोटी कैलकुलेशन खुद से भी किया करो। टॉपर्स को देखिए कभी कैलकुलेशन करते हैं, माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, वो एक एस्थेटिक आंसर निकालते हैं वो बैठ के, ऐसे प्योर कैलकुलेशन करने नहीं बैठते तुम्हारे जैसे। सो आप सोचो कि उस केस में क्या करना होता है। अच्छा, ये आंसर 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो चूज करना है। तो कभी बहुत बार ऐसा होता है 90% केसेस में फुल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपकी मेंटल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसकी आदत कैसे पड़ेगी? उसकी आदत पड़ेगी जब तुम खुद क्वेश्चन में कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम या बंद कर दोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग यूनिट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है कि फिजिकल केमिस्ट्री में वो यूनिट्स पे ध्यान ही नहीं देते, और जब आप यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते तो आपकी फटेगी। बहुत बार बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, पिछले पिछले ऑलमोस्ट जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, हर बार ये सवाल तो मेरे दिमाग में, हर कोई बच्चा एक्चुअली ये बात पूछ ही लेता है कि सर गैस कांस्टेंट का कौन सा वैल्यू यूज करें। ऐसे सवाल होते हैं। अब क्यों पूछते हैं ऐसे सवाल? क्योंकि उनको यूनिट याद नहीं है आर का, गैस कांस्टेंट का यूनिट याद नहीं है। अब गैस कांस्टेंट का अगर यूनिट याद होगा तो उनको अपने आप से पता होगा कि मेरे को वैल्यू कौन सा यूज करना है। अब आर के वैल्यू कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, पता है। आर का वैल्यू होता है 8.314, होता है कि नहीं होता? 0.0821 भी होता है। बट सिर्फ वैल्यूज याद है, किसी को यूनिट का तो पता ही नहीं है। और अगर आपको यूनिट का नहीं पता तो आप इस्तेमाल कैसे करोगे? ये बात सच है कि नहीं है? जो लोग सुन रहे हैं मुझे एक बार चैट सेक्शन में बताओ कि हर बार, मैंने बहुत बार ऐसा देखा, पिछले 10 सालों से देख रहा हूं, केमिस्ट्री जब भी पढ़ाने बैठता हूं एक बच्चा ऐसा मिल ही जाएगा जो कहेगा कि सर आर का कौन सा वैल्यू यूज करना है, सर न्यूमेरिकल आ गया, ऐसा आर का वैल्यू पूछता है। और ऐसे बच्चे वाकई में गधे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो यूनिट पे गौर ही नहीं करते। अरे तुमसे जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया, मान लो कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो डील कर रहा है जूल के साथ, एनर्जी के साथ, तो तुम यूज करोगे 8.314, दैट इज जूल पर मोल केल्विन। समझ में आता है? सो तब यूज करोगे तब वो वाला। और अगर वाकई में अगर आपका एटीएम से रिलेटेड, लीटर से रिलेटेड, एटीएम लीटर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आर का वैल्यू कौन सा यूज करोगे? 0.0821 वाला? नहीं जी, हमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। तो सारा का सारा जो डिपेंडेंसी है वो यूनिट के ऊपर है, और ज्यादातर बच्चे यूनिट पे ध्यान ही नहीं देते। अरे यूनिट पे ध्यान दोगे तो कभी पूछोगे ही नहीं कि आर का वैल्यू कौन सा यूज करना कौन सा नहीं। अब सत्य में आप पूछ रहे हैं कि सर यूनिट याद ही नहीं रहता। भाई साहब यूनिट याद नहीं रहता तो वैल्यू का याद करके क्या कुछ खाक उखाड़ लोगे? बोलने का तो मन कर रहा था। अरे यूनिट के ऊपर ही तो सारा खेल है आर का। समबडी सिंह यूनिट याद नहीं रहता। अब वो क्यों नहीं याद रहता उसका रीजन बताता हूँ। वो याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आर का वैल्यू आया कैसे है। कभी फाइंड आउट करो जाके आर का वैल्यू आया कैसे है। जब आप वैल्यू पुट करोगे ना आर का वैल्यू आया कैसे, जो बहुत सारी मेरी ऑलमोस्ट जब भी आर के बारे में बात हुई तो मैं निकाल के दिखाता हूँ आर का वैल्यू आया कैसे है। और जब भी आर का वैल्यू बताया जाता है कि आया कैसे है तो यूनिट अपने आप याद हो जाती है। सही बता रहा हूं। अब आर का यूनिट याद नहीं होता है। अब याद नहीं होता तो फिर बैठो आराम से घर पे। सो यार ऐसा नहीं चलता काम, ठीक है? याद नहीं होती, अच्छा ऐसे कैसे याद नहीं होती यार? कॉपी पेन लो, बैठो लिखो, क्यों नहीं याद होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो फाइनली कैलकुलेशन और यूनिट पे अच्छे से फोकस करो। कैलकुलेशन के लिए अपनी प्रैक्टिस करो बच्चों, बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन से आप ज़्यादा फेमिलियर होगे और आपसे गलतियां कम से कम होंगी। सो कैलकुलेशन और यूनिट पे, यूनिट स्पेशली उन पे ज़्यादा ध्यान दो फिजिकल केमिस्ट्री में। अब उसके बाद आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादातर बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं? ज़्यादातर बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे? फॉर्मूले को समझेंगे नहीं, फॉर्मूला लिख लेते हैं और लिख के उसको रट्टा मारते रहते हैं। पी वी स्कस टू एन आर टी, पी वी स्कस टू एन आर टी, कहीं तो भूल जाते हैं। भाई बोला क्या है? पी वी स्कस टू एन आर टी, समझेंगे नहीं। पी मने प्रेशर, वी मने वॉल्यूम। रट्टा मारते मारते गली से निकलेंगे तो वो पीवी की जगह बीवी हो जाएगा। पीवी इजकस टू एनआरटी, पीवी इजकस टू एनआरटी, बीवी इजकस टू एनआरटी। फिर पापा को बोलेंगे सर शादी करा तो बीवी इजकस टू एनआरटी होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
तो ऐसे कई रट्टाफाई होते हैं जो रट्टा ही मारते रहते हैं, उनको पता ही नहीं पी है कि बी है, पी मैंने प्रेशर है, वो सोचेंगे बी है, थोड़ी देर में पी का बी हो जाएगा, बीवी इज टू एनआरटी। पापा को बोले तुम्हारी बीवी एनआरटी है। सो उसको रट्टा मारना बंद करो, ठीक है, चीज़ों को समझो, इमेजिन किया करो। जब कोई फॉर्मूला तुम्हारे सामने आए पहले तो समझो वो आया कैसे, उसके बाद उसको इमेजिन करो। अच्छा सॉलिड स्टेट की बात करो, सॉलिड स्टेट उस बच्चे को समझ में आएगा जो वाकई में इमेजिन करता है, अदरवाइज तो इमेजिन ढंग से नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि बार बार हम कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर पे एक एटम रखा है, कॉर्नर पे एक एटम रखा है, अरे कॉर्नर पे रखा तो उस वो कॉर्नर से रखा तो उस यूनिट सेल के अंदर कितना है, 1/8 पार्ट। अब कई बच्चे तो उसको इमेजिनेशन से समझ जाते हैं, कई बच्चे सिर्फ सोचते रहते हैं आया कैसे, आया कैसे, आया कैसे, आया कैसे, तो नाचो बैठ के आया कैसे, ऐसे करके इमेजिन करो। फॉर्मूले को इमेजिन करके देखो, कोई अगर कॉन्सेप्ट है उसको इमेजिन करके देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। आ रहा है समझ में? वेंटो फैक्टर के बारे में समझो। वेंटो फैक्टर क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हम इमेजिन ही नहीं करते। डिसोसिएशन एसोसिएशन को इमेजिन करके तो देखो। डिसोसिएट मतलब टूटना, एसोसिएट मतलब जुड़ना, उससे तुम्हें फॉर्मूले भी आसानी से समझ में आएंगे। अब इमेजिनेशन अच्छी होगी तब तो तुम्हें सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर समझ में आसानी से आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इमेजिन ही नहीं करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में तो किसी के बस की बात नहीं है तुम्हें समझाना। उस केस में तुम उस चैप्टर को छोड़ के ही जाओगे, उसका कोई इलाज नहीं है। सो इमेजिनेशन इज रियली मोर इंपॉर्टेंट। बट इन सब के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। आपने जितना पढ़ लिया, जितना आपने ध्यान से देखा, उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जितना जितना जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, किसी का वीडियो देखा है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जैसे मैंने ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के वीडियोज अवेलेबल हैं, जाके देखो। उसके बाद क्या करना, वो प्रैक्टिस करो बैठ के। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकालो, जो एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज में दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चन को सोल्व करो। राहुल को मजे आ रहे हैं, राहुल बीबी इज इक्वल टू आंटी। अच्छा अच्छा, उसने डायलॉग बना दिया, पीवी इज टू एनआरटी से बीवी इज टू आंटी बना दिया। चलो बढ़िया बात है। तो फाइनली देखो ऐसे तो दिमाग लगा रहे तो बस थोड़ा थोड़ा ऐसे दिमाग लगा लो। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जब आप कोई टॉपिक कर लो तो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे छांट डालो, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लो। अब उसके बाद क्या है, जब आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो फिर आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपसे कहूंगा कि एनसीईआरटी के अलावा आपके पास बुक होनी चाहिए, इनफैक्ट दो। पहली बुक आपके पास होनी चाहिए कि पिछले 15 साल के नीट के या फिर पिछले 15 साल के जेई के पेपर की बुक आपके पास होनी चाहिए, जाके खरीद के लेके आओ। अब कई बच्चे ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर की जब बुक लेने जाते हैं तो अलग अलग पैटर्न में मिलती है। मैं आपसे कहता हूँ चैप्टर वाइज बुक खरीद के लेके आना। चैप्टर वाइज का मतलब, मान लीजिए कि आपने सॉलिड स्टेट खत्म कर लिया, मान लीजिए आपने इक्विलिब्रियम खत्म कर लिया, थर्मोडायनेमिक खत्म कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। तो लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा। अब आपको क्या करना है कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसके अंदर गिवन है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। तो एक्चुअल में आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है बेसिकली वो ऐसे पब्लिकेशन की लो जिसके पेपर किस किस पैटर्न में दे रखे हैं, चैप्टर वाइज पैटर्न में दे रखे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज किशन पांडे इक्विलिब्रियम कराएंगे, डोंट वरी, चैप्टर वाइज पैटर्न में दे रखे, ताकि हमें ढूंढना आसान रहे कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर में से। सो वी डोंट हैव टू गो लाइक दैट कि भैया इस ईयर में कौन सा पेपर है ना, हमने सॉलिड स्टेट किया, हमें ढूंढना नहीं पड़े सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन कहां पर है, इसलिए हम सिर्फ सॉलिड स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो देख लें। आ गया सबको समझ में? सो अब प्रैक्टिस करें कैसे? तो एक तो एनसीईआरटी की बुक, दूसरी बुक आपको कौन सी लेनी है, एक एनसीईआरटी, दूसरी बुक आपकी प्रीवियस ईयर की 10 या 15 सालों के जो क्वेश्चन पेपर विद चैप्टर के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरी बुक जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए सब लोग, ठीक है, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का बुक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप देख पा रहे हैं तो उल्टा दिख रहा होगा, अब आपने चश्मे से सीधा देख लेना, ठीक है। एन अवस्थी अच्छी बुक है, लेकिन मैं ये डॉक्टर पी बहादुर की जो बुक है वो प्रेफर करता हूँ। सो जीआरबी पब्लिकेशन का डॉक्टर पी बहादुर का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, और ये वाकई में बहुत अच्छी बुक है, अगर आप लेना चाहो तो ये ले लो। एन अवस्थी भी अच्छी बुक है, एबीएस भी अच्छी बुक है, एमटीजी भी अच्छी बुक, एमटीजी में तो सभी मिल जाएगा, लेकिन पी बहादुर की जो बुक है वो फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है, अगर आप चाहो तो खरीदना चाहो खरीद लेना, ठीक है, और वाकई में बड़ा अच्छा है। सो इट्स अ गुड बुक। सो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ऑथर का नाम बता देता हूँ, जीआरबी पब्लिकेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री का बुक है, डॉक्टर पी बहादुर, डॉक्टर पी बहादुर इसके क्या है, ऑथर है। सो ये बहुत अच्छी बुक है। तो तीनों बुक्स के मैं नाम बोलता हूँ जो आपके पास होने चाहिए। पहली बुक एनसीईआरटी कंपलसरी है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी होती है। दूसरी बुक जो आपको खरीदनी है वो कौन सी, पिछले 15 साल के पेपर खरीदने हैं जो कि आपको हर किसी को लेके आने हैं।
तीसरी बुक आप पे डिपेंड करती है, आप एन अवस्थी लाओ, एमटीजी लाओ। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर, मैं डॉक्टर पी बहादुर की जो बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की वो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छे थ्योरी पार्ट भी दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छे पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए हैं। और आप देख लो यहाँ पर आपके लिए जो कोई पूछता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा डायग्राम बना हुआ है दिख रहा है सब लोगों को? कौन सा वाला डायग्राम बताओ मुझे, ये कौन सा डायग्राम है? ये कौन सा डायग्राम है? हाँ, ये कौन सा डायग्राम है? ये कौन सा डायग्राम है? रदरफोर्ड का डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, है ना? सो ये मैंने आपको बुक बता दी। अब हाँ, एक मोटी बुक है भैया, पढ़ने वालों के लिए बुक तो मोटी होगी ना। ठीक है, और फाइनली आप लोग नोट डाउन कर लो। प्रदीप वगैरह मत लो अभी, प्रदीप ओल्ड फैशन बुक हो गई, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो मत आप हाथ लगाओ। और अब मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो आपको कवर करने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में। सब लोग नोट डाउन करो। मोल कॉन्सेप्ट नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नंबर 2, थर्मोडायनेमिक नंबर 3 एंड इक्विलिब्रियम नंबर 4। ये 4 चैप्टर हो गए 11th स्टैंडर्ड से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 चैप्टर 11th से। दोबारा बोल देता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक, 4 चैप्टर हो गए। फिर आ जाओ 12th से। 12th से सबसे पहले सॉलिड स्टेट, जो कि आजकल बेसिकली गैस स्टेट के साथ चला गया, तो सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स एंड चौथा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन आपको सारे चैप्टर कवर करके जाने। ये चार चार टोटल 8 चैप्टर मैंने बताया जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे तो आपको पूरा गौर करना है। और ये 8 जो चैप्टर बेसिकली 11th और 12th के, आप मान के चलिए कि इस पर 70-80% आपका कवर हो गया, फिर 20% है आपका। ठीक है, सो ये आपके चैप्टर्स हो गए। तो ओवरऑल जो मैंने समरी कर देता हूं एक बार, जो बच्चे अभी नए ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले तो समराइज करने से पहले मैं आप प्लीज हिट द लाइक बटन, और दूसरा नीचे एक रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब कर लो। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। जाते जाते मैं आपको गाना सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्यारा सा हिट लाइक बटन। और ये आपका जो लाइक बटन होता है ना, बेसिकली वो हमें बहुत हिम्मत देता है। सो डू इट राइट नाउ, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे नंबर 1 पे क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल सिलेबस आप नोट डाउनलोड कर लो एनटी की साइट से। दूसरा, सभी चैप्टर आपको करने हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, सरफेस केमिस्ट्री से लेके सब चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन पे पूरा अच्छे से ध्यान दो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, छोड़ो मत। आपकी लगातार प्रैक्टिस आपको और ज़्यादा जुझारू बनाएगी कैलकुलेशन करने में, यूनिट्स का इस्तेमाल करना सिखाएगी। इमेजिनेशन पावर को यूज़ करो फिजिकल केमिस्ट्री में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हम इमेजिन करते ही नहीं है, इमेजिन नहीं करते तो कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएंगे। और उसके अलावा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बुक्स को स्मार्टली यूज़ करो, ज़्यादा बुक्स मत रखो, 3 बुक्स रखो बहुत है। एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और पी बहादुर जो मैं यूज़ करता हूँ, अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है। सो चलिए गाइस, बहुत तेज बारिश हो रही है बैंगलोर में। आई थिंक मेरा कनेक्शन कभी भी कट सकता है, लेकिन मैं आपके साथ तो हमेशा कनेक्टेड हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहूं, तो आपको उसके लिए क्या करना है? यस ऑफ कोर्स मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसके लिए क्या करना है? हाँ 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 हाँ, यस, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, और हिट द लाइक बटन। या चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। बारिश आ रही है, ठीक है, और अब मेरा उस बारिश में एंजॉय करने का समय हो गया है। सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट ऑल, बाय।